हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक इसके 1 to 6 क्वेश्चन कर चुके हैं, आज 7th क्वेश्चन से स्टार्टिंग है। अच्छा, एक और आपको इन्फॉर्मेशन दे दें, हमने टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक के जितने भी चैप्टर हैं जिनमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उन सब की वीडियो अपलोड कर रखे यूट्यूब पर, वो सारे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ये लास्ट चैप्टर है, इसके भी सारे क्वेश्चन अपलोड कर देंगे। अब जरा क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन 7 को मैं रीड करता हूं। लिखा है, फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ नारायण ऑन 31 मार्च 2022। नारायण की बुक में ये बैलेंस शीट दे रखे हैं और नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसी को एडजस्टमेंट बोलते हैं। नीचे जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है इन सब के डबल इफेक्ट होंगे और जो ऊपर बैलेंस शीट है वो सिंगल इफेक्ट होंगे, यानी कि वो एक ही जगह आएंगे और जो एडजस्टमेंट है वो 2 प्लेस पे आएगी। सबसे लास्ट में लिखा है, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। हमें ट्रेडिंग बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। चलो जी स्टार्टिंग करते हैं। देखो कैसे बनता है ट्रेडिंग अकाउंट। ये रहा, सबसे ऊपर लिखा करो इन द बुक्स ऑफ, जिसकी बुक में पास कर रहे हैं हम। फिर ट्रेडिंग बनाया, इसकी 2 साइड है, डेबिट और क्रेडिट। उसके नीचे लिखा करो फॉर द ईयर, जिस ईयर के लिए बना रहे हैं, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, वो डेट मेंशन होगी क्वेश्चन में। अब जरा शुरुआत देखो कैसे करते हैं। 2 स्टॉक लिखते हैं, याद रखो बनाने का तरीका। ये एक्सपेंस वाली साइड और ये इनकम वाली साइड। यहां पर जो है ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, इधर क्लोजिंग स्टॉक। परचेजेज इधर लिखते हैं, सेल्स इधर। तो 4 आइटम तो यही हो गई हमारी। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेज। डायरेक्ट एक्सपेंस की हमने लिस्ट दे रखी है, हर क्लास में रिपीट करते हैं। इससे पहले वाला चैप्टर जो था उसकी जो सेकंड वीडियो है उसमें मैंने डायरेक्ट एक्सपेंस सारे आपको लिखा रखे हैं, उनको रजिस्टर में नोट करो। उसके अलावा जो बनते हैं वो इनडायरेक्ट और वो प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग में आएंगे। अब जरा शुरुआत करते हैं। देखो स्टार्टिंग हमेशा करा करो ओपनिंग स्टॉक से। लिखो ओपनिंग स्टॉक, यहां लिख दो ओपनिंग स्टॉक, जितना दे रखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन के अंदर आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, ये रहा 2,20,000। इसमें क्लोजिंग स्टॉक का भी एक बहुत अच्छा पॉइंट आ गया, वो बताते हैं आपको। जब कभी भी क्लोजिंग स्टॉक की 2 वैल्यू आपको दे दे, देखो नीचे एडजस्टमेंट में चलो। क्लोजिंग स्टॉक नॉर्मली आपको एडजस्टमेंट में आएगा, वो डबल इफेक्ट करेगा, एक ट्रेडिंग की क्रेडिट और एक बैलेंस शीट की एसेट्स। देखो आप क्लोजिंग स्टॉक कैसे पुट करते हो। देखो नीचे लिखा है, क्लोजिंग स्टॉक एट ए कॉस्ट एज ऑन 31 मार्च 2022 वाज 2,06,000। क्लोजिंग स्टॉक की एक फिगर तो दे रखी है जो कॉस्ट प्राइस है, जो बिजनेसमैन को पड़ा है, उसने परचेज करा होगा 2,06,000 का। वेयर एज इट्स नेट रिलाइजेबल वैल्यू, मार्केट में स्टॉक कितने का है, 2,05,000। दोनों में से लीस्ट प्राइस याद रख लो। जब कभी भी क्लोजिंग स्टॉक आपके पास आ जाए और एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक की 2 वैल्यू दी हो तो यू विल टेक लीस्ट प्राइस। लीस्ट का मतलब जो दोनों में कम फिगर वाला है, जो दोनों में से कम वैल्यू है। तो कम वैल्यू कितनी दिख रही है, 2,06,000। हम 2,05,000 को नहीं लेंगे, याद रखना। दोबारा रिपीट कर रहे हैं, जब भी क्लोजिंग स्टॉक की 2 फिगर दे दे नीचे, तो दोनों में से जो कम वैल्यू है यू विल टेक इट, वो आप ले लिए हमने 2,06,000। अब आगे चलते हैं, अगला आ रहा है। अब उसके बाद लिखा करो यहां पर परचेजेज, लिख दो परचेजेज। और जरा परचेज रिटर्न भी चेक करेंगे और सेल्स रिटर्न भी देखेंगे। परचेजेज जरा चेक करो, परचेजेज कितनी दे रखी है, परचेजेज दे रखी है 11 लाख। चेक करते हैं परचेज रिटर्न है या नहीं। क्वेश्चन में परचेज रिटर्न नहीं है, डायरेक्ट लिख दो 11 लाख। ये लो, ये लिख दिया हमने। उसके बाद लिखो यहां पर सेल्स, जितनी दे रखी है आपको। चलो जी, सेल्स आपको दे रखी है 15 लाख और सेल रिटर्न भी उसी के नीचे दे रखी है। लिख दो यहां पर 15 लाख और माइनस कर दो यहां से रिटर्न। रिटर्न का दूसरा नाम भी बताया था सेल रिटर्न का आपको, रिटर्न इनवर्ड, वो दे रखी है 20,000। लिख दो और इस लाइन के सामने 14,80,000, ये आ गया। ये चीज क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं। अब डायरेक्ट एक्सपेंस की लिस्ट देखते हैं जो आपको बता रखी है। डायरेक्ट एक्सपेंस देखते हैं कौन से दे रखे हैं, इधर से शुरू करो। डायरेक्ट एक्सपेंस आपको एक ही आ रहा है, कैरीज ऑन। जिस भी एक्सपेंस के आगे कभी परचेजेज आ जाएगा, जैसे लिखा गया एक्सपेंसेज ऑन परचेजेज, वो डायरेक्ट है। मैंने आपको बताया भी था, किसी भी एक्सपेंस के आगे कभी इनवर्ड है वो डायरेक्ट है। कोई भी एक्सपेंस आपको ऐसा लगे कि वो मैन्युफैक्चरिंग से बिलोंग करता है या फैक्ट्री से बिलोंग, वो डायरेक्ट है। वरना लिस्ट आपको दे रखी है, आप लिस्ट रखो, वो अपने आप आपको लर्न हो जाएगी। सीधा लॉजिक है, जो परचेजेज पर खर्च हो गया वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, यानी कि जो फैक्ट्री से रिलेवेंट एक्सपेंस हैं वो सारे डायरेक्ट हैं। यहां लिखो कैरेज ऑन परचेजेज, कैरेज ऑन परचेजेज। चलो जी, अमाउंट दे रखा है आपको परचेजेज, कैरेज ऑन परचेजेज का 18,000।
अब एक बार नीचे एडजस्टमेंट देखते हैं, कोई आने वाली तो नहीं है इधर से आइटम। डेप्रिसिएशन P&L में जाएगा, प्रोविजन, यहाँ की कोई आइटम नहीं है। अब इधर का टोटल करते हैं, तो 14 और 2 16,80,600, 16,80,600। ये तो इधर का टोटल आ गया 16,18,600। और अब इधर का टोटल करते हैं, इधर का भी बन गया 13,38,000। अब इसका ग्रॉस प्रॉफिट इधर की कम है, उधर की ज़्यादा है, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया। लिख दो ग्रॉस प्रॉफिट, ये रहा। कैसे फाइंड आउट होगा ये भी बता देते हैं आपको, यहाँ लिख दो ग्रॉस प्रॉफिट। ये रफ में कर लिया करो या वर्किंग में दिखा दिया करो कैसे निकाला है। इनकम साइड वो थी, उसका टोटल बना था 16,80,600, माइनस करो 30,38,000, ये दे रखा है, देखो ये रहा। इधर का टोटल करते हैं 13,38,000, इसको माइनस करते हैं तो 3,42,600 आ रहा है, और वो आपका प्रॉफिट आ गया। वो लिख दो यहाँ पर 3,42,600, और यहाँ लिख भी दो ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्लियर हो गया। ये तो बन गया हमारा ट्रेडिंग का। ये इस तरह का टोटल यहाँ पर और लिख दो, ये 16,80,600, ये एक तरफ नहीं लिखा। अब ये तो बन गया हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। दोबारा से समझ लो कैसे बनता है। 2 स्टॉक दिए होंगे जर्नली क्वेश्चन में, ओपनिंग इधर आएगा, क्लोजिंग इधर। परचेजेज लिखो, परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस, इसमें थी नहीं तो डायरेक्ट आउटर में लिख दिया। अंदर लिखना पड़ जाए तो उसको इनर कॉलम बोलते हैं। जैसे देखो सेल्स थी और सेल रिटर्न, हमने सेल रिटर्न को डायरेक्ट वहां नहीं लिखा, इधर लिखा, इसको बोलते हैं इनर कॉलम, क्योंकि इसमें मेरे को कुछ एडजस्ट करना है प्लस या माइनस, तो इधर लिखते हैं इट इज कॉल्ड इनर। इसको एडजस्ट करके यहाँ लिखेंगे तो ये आउटर कॉलम, ये लिख दिया। उसके बाद फिर आप डायरेक्ट एक्सपेंस लिख दो, यानी कि 2 स्टॉक लिए, परचेजेज और सेल, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस। तो अब जो ये डिफरेंस आया ये चेक कर लो, इनकम वाली साइड ज्यादा है या एक्सपेंस वाली। उधर इनकम वाली का टोटल बना था 16,80,600, इधर का बना था 1338, माइनस कर दिया 342,600, वो हमने यहाँ पुट कर दिया। ये वाली साइड ज्यादा हो जाए एक्सपेंस वाली और इनकम कम हो तो इसका मतलब आपको लॉस हुआ, तो यहाँ लिख देंगे ग्रॉस लॉस। ये क्लियर हुआ। अब इसका प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करते हैं। चलो जी, अब इसका प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस की भी 2 ही साइड है, ये डेबिट और ये क्रेडिट। सबसे पहले यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट लिखा करो, ग्रॉस लॉस होगा तो डेबिट साइड लिख देंगे, प्रॉफिट है तो इधर ग्रॉस प्रॉफिट, ब्रॉट डाउन लिख दो 3,42,600। यहां तक क्लियर हुआ। अब आगे शुरू करते हैं, एक एक एक्सपेंस को देखते हैं। यहां से शुरू करो, डेबिट इधर से आपको इधर दे रखा है, ये देखो रेंट फ्रॉम टीनेंट, बहुत अच्छा पॉइंट आया है। रेंट फ्रॉम टीनेंट में ज्यादातर कंफ्यूजन है कि ये इधर लिखा जाएगा या इधर। पॉइंट को खुद देखो, हमने टीनेंट कौन है, किराएदार, इसका मतलब हमें बिजनेस से क्या आ रही है, इनकम। टीनेंट ने हमें किराया दिया, इट इज इनकम, यहां पर लिखी जाएगी रेंट फ्रॉम टीनेंट। यदि लिखा जाए रेंट टू लैंडलॉर्ड, इसका मतलब हम दे रहे किराया, तो हमारे लिए एक्सपेंस हुआ। लेकिन नाउ टीनेंट इज गिविंग, टीनेंट किराएदार को बोलते हैं, टीनेंट क्या कर रहा है, हमें किराया दे रहा है। लिखा है रेंट फ्रॉम टीनेंट, टीनेंट से किराया आया, इट इज इनकम, तो इनकम इधर से हो जाएगी रेंट फ्रॉम टीनेंट। चलो जी, कितना दे रखा है, 10,000 लिख दो। ऑर्डर वाइज चलते जाओ, जो जो आ रहा है वो लिखते जाओ। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है, देखो डिस्काउंट के 2 दे रखे हैं, डेबिट और क्रेडिट। ना भी समझ आए कौन सा है, डेबिट वाला डेबिट में, क्रेडिट वाला क्रेडिट में। कॉन्सेप्ट पे भी जाओ, डेबिट का मतलब होता है डिस्काउंट अलाउड, क्रेडिट का मतलब है डिस्काउंट रिसीव्ड। तो डेबिट वाले को यहां लिखो टू डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट। अमाउंट दे रखा है आपको 16,000, लिख दो 16। और जो आपको डिस्काउंट क्रेडिट लिखा है वो क्रेडिट साइड, क्रेडिट वाला हमारे लिए इनकम है तो इनकम साइड आ गया। ये हमारी इनकम साइड क्रेडिट वाली, और ये एक्सपेंस वाली। आगे चलते हैं, फिर इंश्योरेंस आ रहा है, लिखो इंश्योरेंस। नीचे एडजस्टमेंट भी पढ़ते हैं, कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है इससे रिलेवेंट, एडजस्टमेंट है शायद इंश्योरेंस की दे रखी है। पहले इनर कॉलम में लिखा जाएगा इंश्योरेंस 20,000 लिखो यहाँ। क्यों लिखा मैंने यहाँ, क्योंकि इसकी एडजस्टमेंट आ रही है, इसमें कुछ ऐड या लेस करना होगा। अब नीचे आओ, 4th स्टेप पे आओ, देखो 4th में लिखा है कैरी फॉरवर्ड 2,000 फॉर अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। अनएक्सपायर्ड का मतलब जो अभी एक्सपायर नहीं हुआ, इट इज प्रीपेड इंश्योरेंस। क्या बोलते हैं अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस को, प्रीपेड, जिसकी डेट बाद में एक्सपायर होगी 31 मार्च के बाद, इट इज कॉल्ड प्रीपेड। माइनस करो यहां से, आउटस्टैंडिंग होगा तो यहीं पर आ जाएगा। क्यों आएगा वो भी समझा देता हूं लॉजिक। देखो हम यहां पर वो सारे एक्सपेंस लेंगे जिनका लिंक इस ईयर से बनता है, जिससे हमारे एक्यूरेट प्रॉफिट आए।
कोई भी ऐसा एक्सपेंस जिसका लिंक इस ईयर से नहीं बनता वो माइनस होगा, क्यों? वो आपने ज़्यादा खर्च कर रखा है, कुछ पार्ट अगले साल का और कुछ इसका। जैसे अब इसमें आ गया कि 2000 रुपये का जो है अनएक्सपायर्ड है, तो यानी कि 2000 का एक्सपेंस इस साल का एक्सपेंस नहीं है हमारा, कब का है? नेक्स्ट ईयर का, तो माइनस हो जाएगा। और लेट करो आउटस्टैंडिंग होता तो हमें यहाँ प्लस करना था, क्यों? क्योंकि वो इसी साल का खर्चा है। अब जैसे प्रीपेड थी तो माइनस कर दो 2000, इसके आगे लिख दो अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। अनएक्सपायर्ड और प्रीपेड एक ही मीनिंग होता है, याद रख लेना। अनएक्सपायर्ड का मतलब जिसकी डेट अभी एक्सपायर नहीं हुई, ये बन गया 18,000। ये चीज क्लियर हुई? आगे चलते हैं। उसके बाद जर्नल एक्सपेंसेज है, लिखो जर्नल एक्सपेंसेज। जर्नल एक्सपेंसेज, चलो जी, अमाउंट दे रखा है हमें जर्नल एक्सपेंसेज 40,000। हर ट्रांजैक्शन को सोच के लिखेंगे, ये सारे इनडायरेक्ट है क्योंकि फैक्ट्री से लिंक नहीं करते, याद रख लो। उसके बाद आगे सैलरी दे रखा है, नीचे एडजस्टमेंट भी पढ़ना सैलरी की आ रही है, लिखो टू सैलरी। सैलरी हमें दे रखी है 90,000, इनर कॉलम में मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इसकी एडजस्टमेंट है। इसी साल का एक्सपेंस होगा तो प्लस, यदि आउटस्टैंडिंग है। प्रीपेड है तो अगले साल का एक्सपेंस है, माइनस कर देंगे। ऐसे कॉन्सेप्ट समझ लो। नीचे सैलरी दे रखी है आउटस्टैंडिंग, यानी कि हमने पे नहीं करी अभी, ये आउटस्टैंडिंग सैलरी 15,000, 1,05,000 बन गई, ये लिख दो 1,05,000। ये चीज क्लियर हुई? ये ओब्लिक एस का मतलब आउटस्टैंडिंग। आगे चलते हैं। फिर देखो आगे कमीशन आ रहा है और उसके आगे क्लियर लिख दिया डेबिट, तो डेबिट में लिखा जाएगा। और कुछ नहीं लिखा होगा तब भी वो डेबिट है, एक्सपेंस मानते हैं। इनकम होगी तो क्लियर मेंशन होगी कमीशन रिसीव्ड या कमीशन क्रेडिट, याद रख लो। खाली कमीशन लिखा है तो एक्सपेंस है, कमीशन पेड लिखा है तब भी एक्सपेंस है, और कमीशन डेबिट लिखा है तब भी एक्सपेंस है। इनकम के लिए क्लियर मेंशन होता है कि रिसीव्ड या क्रेडिट। अब ये डेबिट दे रखा था आपको तो डेबिट लिख दो 22। चलो जी, उसके बाद बैड डेट, खाली बैड डेट लिखा हो या बैड डेट रिटर्न ऑफ हो, एक ही मीनिंग है उसका, याद रख लो 8,000। कैरिज ऑन परचेजेस ट्रेडिंग में आ गया था। अब एडजस्टमेंट में से पढ़ते हैं। देखो एक तो आ रही है डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग और एक आ रही है फर्नीचर, दोनों की कैलकुलेशन है। लिख दो यहां पर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, जितना दे रखा है उतना लिख दो बिल्डिंग पर, 3,000 रुपी। ऐसे डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिक्सचर लिख दो, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिक्सचर ये आप याद रख लो। आपने एब्रीवेशन नहीं लिखनी, यदि हम कहीं एब्रीवेशन लिख भी दें तो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिख दिया ओब्लिक ऐसा, आपने नहीं लिखना, आपने पूरा लिखना आउटस्टैंडिंग। उसके बाद आगे चलते हैं। देखो इंश्योरेंस की आ गई थी एडजस्टमेंट, सैलरी की हो गई, एक और रह गई डाउटफुल डेट की, वो लिखो यहां पर। वो कैसे बनेगी? देखो ये रहा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये डेटर पर बनता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। डाउटफुल डेट कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 5%। ये मैं वर्किंग में यहां दिखाता हूं आपको, ये देखो यार, ये वर्किंग नोट करो, ये लिख दो यहां लिखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डी का मतलब डाउटफुल डेट। कैसे बने? डेटर के ऊपर। डेटर देखो कितने दे रखे हैं आपको, डेटर दे रखे हैं 1,80,000, ये निकाल लो उसका, इंटू 5/100 करो, बनता है 9,000। वो 9,000 यहां पुट कर देंगे। अब इनका टोटल करते हैं, तो ये बनता है आपका 372,600, लिख दो 3,72,600। इधर का कम बनता है, लिख दो 3,72,600। अब यहां पर जो है नेट प्रॉफिट निकालो। नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा? ये रहा नेट प्रॉफिट, नीचे वर्किंग में आएंगे, यहां लिखो नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में जो इनकम आई थी वो इनकम लिखो 372,600 और माइनस कर दो उसके अंदर से जो इधर के एक्सपेंसेज हैं, इधर से माइनस करो। इसका टोटल बनता है 2,23,500। आप इसमें से ये माइनस करोगे तो 149,100 आ गया। ये मैंने कैलकुलेट कर रखा था इधर का टोटल, वो कितना बना आपका? 2,23,500। उसमें से हम ये माइनस करते हैं तो कितना प्रॉफिट आया?
149,100, 1,49,100 ये लिख दो यहाँ, और यहाँ लिख भी दो ट्रांसफ़र टू बैलेंस शीट, ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? ये तो बन गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। अब इसकी बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। अच्छा, एक और चीज बताते हैं, हम ये बैड डेट को और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को इकट्ठा भी लिख सकते हैं 17,000। दोनों तरीके से लिख सकते हैं, सेपरेट करके लिख दो या इकट्ठा करके क्लब करके लिख दो। अब इसकी बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। बैलेंस शीट में देखो सबसे पहले दे रखी है उसकी कैपिटल, तो कैपिटल लिख दो यहाँ। अच्छा, इसको इनर कॉलम में लिखेंगे, क्यों? क्योंकि इसमें एडलेस करना हमने। लिखो 3 लाख और माइनस करो इसमें से ड्राइंग सीसी के नीचे लिखी हुई है, देखो प्रॉफिट है तो प्लस करेंगे नेट प्रॉफिट को 50,000, ये बच गया आपका 2,50,000 और इसमें ऐड कर दो आप नेट प्रॉफिट, प्लस कर दो नेट प्रॉफिट जो आया था 1,49,100, ये ऐड कर दिया हमने। $3,99,100 ये बैलेंस शीट आ रही है। अब उसके बाद आगे चलते हैं, फर्नीचर एंड फिटिंग आ रहा है, ऑर्डर वाइज चलो जो जो आ रहा है वो लिखते जाओ। फर्नीचर एंड फिटिंग जितना अमाउंट दे रखा है, क्योंकि इस पर डेप्रीशिएशन था तो इनर कॉलम में लिख लेंगे इसको 26,000 और माइनस कर दो यहाँ से डेप्रीशिएशन जितना लगाया था। ये देखो डेप्रीशिएशन नीचे दे रखा है इसका 2,500, माइनस करो इसमें से 23,500। बाद आगे चलते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट इट इज लायबिलिटी, लिखो यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट। असेट्स होगी तो असेट्स में लिख देंगे, लायबिलिटी है तो लायबिलिटी में। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है 42,000। बैंक ओवरड्राफ्ट मीन बैंक से ओवरड्रॉन का रखा है। इट इज शॉर्ट टर्म लोन, एक इस तरीके से भी कह सकते हैं इसे हम। नेक्स्ट चलते हैं, क्रेडिटर्स 1,38,000 लायबिलिटी पे करना है हमने। क्रेडिटर्स 1,38,000, ये तो वैसे भी हमें याद हो गई। अब जो जो पे करने वाली है वो लायबिलिटी में लिखते हैं, और जो हमारी अपनी है या जिनसे हमें लेना है इट इज असेट्स। उसके बाद देखो बिल्डिंग दे रखी है 2 लाख, लिखो बिल्डिंग इट इज असेट्स 2 लाख, और इस पर डेप्रीशिएशन भी था क्वेश्चन में, चेक करो डेप्रीशिएशन दे रखा था 3,000, माइनस करो डेप्रीशिएशन 3,000, ये बन गया आपका 1,97,000। यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। डेटर्स अभी नहीं लिए, डेटर्स लिखो यहां पर। डेटर्स हमें दे रखे हैं 1,80,000, ये भी मैंने इनर में लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि इसके ऊपर प्रोविजन आ रहा है, याद करो जो हमने अभी प्रॉफिट एंड लॉस में लिया था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल, D/D का मतलब डाउटफुल डेट 9,000, ये बन गया 1,71,000। यहां तक क्लियर हुआ? उसके बाद रिटर्न फ्रॉम टेनेंट ले लिया था P&L में, ऐसे ऑर्डर वाइज चेक करो। सेल्स इधर से ले लिया, इधर चलो, इधर से कुछ नहीं आना, अब सारे एक्सपेंस थे जो ले गए। अब नीचे एडजस्टमेंट पे आओ, एक आ रही है क्लोजिंग स्टॉक, याद करो। एक बार हमने लिया था ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड, याद करो। दूसरा यहाँ लेंगे, हर एडजस्टमेंट 2 जगह जाएगी। अमाउंट दोनों में से जो लीस्ट प्राइस जो वहां लिया था वही यहाँ पर लिया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, ऐसे चेक करो। सेकंड एडजस्टमेंट 2 जगह हो गई, एक बार 3,000 P&L की डेबिट में लिया, उसके बाद ये माइनस कर दिया, ऐसे डेप्रीशिएशन ये माइनस। प्रोविजन भी 2 जगह आ चुका, P&L की डेबिट आया था और ये प्रोविजन माइनस। नेक्स्ट अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस इट इज असेट्स, तो यहां लिखो लायबिलिटी नहीं, हमने एडवांस दे रखा है। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, इसको क्या बोलते हैं? प्रीपेड अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, जो आगे चला गया नेक्स्ट ईयर के लिए है 2,000। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी इट इज लायबिलिटी, पे ऑफ करनी है, लिखो यहां पर आउटस्टैंडिंग सैलरी जितनी दे रखी है उतनी लिख दो 15,000। अब आगे चेक करते हैं, अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसका टोटल करते हैं, तो 5,94,100 आ रहा है, लिख दो 5,94,100। ऐसे इधर का कर दो 5,90,000, ये देखो ये 1 हो गया यहाँ। ऐसे इधर का टोटल कर दो, लास्ट की डिजिट आ रही है 1, ये देखो ये रहा, यहाँ का भी चेक हो जाएगा। अभी 9 और 2 कितना हो गया? 11 और आपका 8 19 24, 2 कैरी हो गया 2 9 13 15 और 3 18 19, 1 कैरी हो गया 5 आ गया। इधर का भी 5,94,100, उधर का भी 5,94,100।
ये दोनों साइडें मैच करने का मतलब है कि हमने जो वर्क कर रखा है वो सारा ठीक हो गया, यानी कि हमारा ट्रेडिंग भी ठीक बना और प्रॉफिट एंड लॉस भी। यदि वहाँ कोई मिस्टेक हो गई होगी हमसे, कोई एडजस्टमेंट में या कोई एक्सपेंस में, तो ये दोनों अमाउंट इक्वल नहीं आएंगे बैलेंस शीट के, याद रखो। तो अब जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर आगे कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा 7th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट में 8th क्वेश्चन से स्टार्टिंग करेंगे। आप यहाँ तक प्रैक्टिस करो, कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।